सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 27 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। हो सकता है ये विश्लेषण देर में अपलोड हो क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा और नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहने के कारण शायद मेरे को इसे अपलोड करने में देरी हो। पहला लेख है, ईडी का हथियार बनने की अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेल को लेकर कहा है कि बेल एक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बार कहा है कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, ना कि कोई सरकारी कठपुतली की तरह। सेंथिल बालाजी पे पीएमएलए का एक्ट लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पीएमएलए के तहत दर्ज शिकायत की सुनवाई समुचित समय से अधिक लंबे चलने की संभावना है तो संवैधानिक अदालतों को जमानत देने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है कि ईडी वगैरह तब तक आपकी जांच करे जाते हैं, इतना समय लग जा रहा है कि व्यक्ति को हिरासत में ही रखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बेल तो हर किसी का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि देश के आपराधिक न्यायशास्त्र का ये सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जमानत देने के संबंध में ये कड़े प्रावधान जैसे कि पीएमएलए धारा 45(1)(3) ऐसे माध्यम नहीं बन सकते जिसका इस्तेमाल आरोपी को बिना सुनवाई के अनुचित रूप से लंबे समय तक कैद में रखे जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अन्य लेखों की ओर। तो आज का प्रथम लेख है, उसकी शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के तथा सद्भाव में लाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। और आज का प्रथम लेख है, क्वाड देशों के अंतर्विरोध। बहुत ही बढ़िया लेख लगा मुझे ये वाला और बहुत अवेटेड लेख था। अभी जो हाल ही में क्वाड की मीटिंग हुई इसे बहुत ही कमज़ोर मीटिंग माना गया। पहली बात तो इस मीटिंग में कमज़ोर इसलिए भी थी कि जो नेता इसमें शामिल थे वो सब के सब अपने अपने देशों में मुश्किलें झेल रहे हैं। फूमियो किशीदा साहब ने इस्तीफ़ा देने की बात कह दी है और ये जब तक वीडियो बना रहा हूँ जापान के नए प्रधानमंत्री चुने जा चुके होंगे, जो पता लग जाएगा आपको। क्योंकि क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? क्योंकि पब्लिक का इन पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया, इनकी कार्य प्रणाली पे। आगे बढ़ते हुए अगले आपके जो बाइडेन साहब, पब्लिक ट्रस्ट इन पे भी ख़त्म हो गया कि इन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर जाना पड़ा। लोग बिल्कुल इन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, इनको प्रेसिडेंशियल रेस छोड़नी पड़ी ज़बरदस्ती। यही पकड़े हुए थे, जनता ने बोला कि भैया अब जाइए, अब आप यहाँ से। आप अगले नेता हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि हर कोई जानता है कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को वापस से बनाए रखने में। और इस बार के चुनाव में देखा भी गया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट से हारे हैं पार्टी। तो ये भी मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े और कोई छोटे मोटे अखबारों में नहीं, मैंने ग्लोबल अखबारों में न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं। तो सब में ये बताया जा रहा है कि ये क्वाड की मीटिंग बहुत ही कमज़ोर मीटिंग थी। और एंथनी अल्बेनीज़ साहब भी अभी ठीक चल रहे हैं, मगर इनके भी कई समस्याएं हैं एंथनी अल्बेनीज़ साहब के पास, मगर अभी भी इनकी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है। एंथनी अल्बेनीज़ के साथ जो स्थिति चल रही है इस समय, वो तो एक नॉर्मल देश में चलती रहती है। मेन है कि जो मेन लीडर्स थे स्क्वाड के और उसके बाद क्वाड की स्टेटमेंट आती है कि हम किसी के खिलाफ़ नहीं, इसका मतलब कि हम चाइना के खिलाफ़ नहीं। तो इसकी आलोचना ये हुई कि जब क्वाड का अस्तित्व ही वर्तमान में चाइना को टैकल करने के लिए है तो आपने ये कैसे कह दिया कि हम चाइना के खिलाफ़ नहीं हैं। अब पढ़ते हैं इस आर्टिकल में और क्या लिखा है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा एक मजबूत और स्थायी तंत्र है जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हिंद प्रशांत में गहरे आर्थिक और सामरिक हित हैं, जिन्हें चीन से लगातार चुनौती मिल रही है। क्वाड इन चारों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक रणनीतिक गठबंधन है, जिसे आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हुए, क्वाड शक्ति संतुलन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना है, जो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सहायक हैं। इस समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पिछले 4-5 वर्षों से नियमित रूप से बैठकें और संवाद की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन इससे सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं अलग-अलग होने से इस समूह के राष्ट्रों के बीच ही अंतर्विरोध देखा जा रहा है। यही कारण है कि क्वाड का प्रभाव ना तो सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर दिखाई पड़ता है और ना ही चीन से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना और दीर्घकालिक रणनीति आगे बढ़ सकती है। अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर के सैन्यकरण पर चिंता तो जताई गई, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपसी मतभेद भी देखे गए। वहीं अमेरिका का रुख भारत को आशंकित करने वाला रहा। मतलब कि आप देखिए, पर जो मैंने आपसे कहा, ये वही वही बातें निकल के आ रही हैं क्वाड में से कि अल्टीमेटली क्वाड की मीटिंग तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जिन एजेंडास पे फाइनल एक मोहर लगनी चाहिए थी ऑफिशियली, एक ऑफिशियल जो एक हर मीटिंग का निकलता है कंक्लूजन, उसमें दिखना चाहिए था। पॉलिसी कंक्लूजन जो होता है उसमें को दिखा ही नहीं। अब भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा चिंताएं रही हैं और ऐसी गंभीरता का एहसास अमेरिका को भी है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले खालिस्तानी समर्थकों के साथ अमेरिका प्रशासन ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की। खालिस्तानी समर्थकों के साथ अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बैठक करी। अमेरिका में कई समूह मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अमेरिका प्रशासन इसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए भी करता है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत में भारत के कई लोगों को समन जारी किया गया। अजीत डोभाल थे और प्रधानमंत्री जी थे सरकार की तरफ से, कि सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छवि धूमिल करने तथा भारत की एकता पर, अखंडता पर कुछ चुनौती देने के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम जिस देश के मेहमान बन के जा रहे हैं, उसी की देश की अदालत हमको समन जारी करती है। पन्नू के पास अमेरिका के साथ कनाडा का भी नागरिकता है। अमेरिका और कनाडा के मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। कनाडा की ज़मीन खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित मानी जाती है तथा वहाँ की राजनीति में कई पृथकवादी खालिस्तानी नेता हावी हैं। भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री इत्यादि। दोनों देश एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण हैं, व्यापारिक भागीदार हैं। खासकर पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका उभरना और इसके बाद भविष्य में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सुरक्षा घेरा भारत के साथ क्वाड का अन्य देशों की चुनौतियों भी बढ़ सकती है। मतलब कि आने वाले समय में देखिए, भारत और अमेरिका का तो बहुत ही वैल्यूबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इवन अगर हम सिर्फ अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो उन सब जगह पे अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है ना। चलो लंका में तो नहीं रहा है, मगर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है आपका। और हमको चाइना से भी प्रोटेक्ट करने में या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में हमारी पॉलिसीज़ को अमेरिका का हाथ रहने वाला भी है। अब बांग्लादेश हिंद महासागर में दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के केंद्र में है। शेख हसीना की सत्ता में रहने भारत में बांग्लादेश और चीन के सामरिक सहयोग को एक सीमा से आगे नहीं जाने दिया था। अब बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से जाने के बाद पाकिस्तान और चीन के समर्थन वाले करने वाली राजनीतिक ताकतों को अमेरिकी मदद ने क्वाड की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को ही ध्वस्त कर दिया है। अब असल में ये हो गया कि अमेरिका उल्टा उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। क्वाड के एक और साझेदार ऑस्ट्रेलिया से भी भारत के रिश्ते स्थिर नहीं हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने 2 भारतीय नागरिकों को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था और अब क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिका की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मीडिया के सामने इसे कूटनीतिक तरीके से उठाने की बात स्वीकार की है। ऐसा लगता है कि अल्बनीज़ कनाडा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्वाड जैसे बहुआयामी सुरक्षा संगठन के केंद्र में रहने वाले भारत के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत संबंध होने के बाद भी इन दोनों देशों ने खालिस्तानी आतंकियों पर दबाव डालने के लिए
भारत की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। खालिस्तानी हमारे लिए समस्या है, मगर इसके निपटने के लिए ना तो अमेरिका और ना ऑस्ट्रेलिया किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया है। इन सब के बीच क्वाड देशों के चीन के साथ आर्थिक निर्भरता भी आपसी संबंधों के अलग अलग आयाम प्रदर्शित करती है। अच्छा, क्वाड देश की समस्या प्रॉब्लम ये भी है कि चीन से उनका बहुत बड़ा व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का। इसलिए क्वाड देश में भी अगर मान लो 4 लोग हैं, ये आपके इंडिया जापान, तो कोई एक खुल के बोल लेता है, दूसरे नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कारोबार चल रहा है ना वहीं से। कोई थोड़ा खुल के बोल लेता है, 2 लोग नहीं बोलते हैं। ये समस्या चल रही है क्वाड में। वहीं जापान और अमेरिका के बेहद मजबूत संबंध हैं। अमेरिका और जापान रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें कई तकनीकों का विकास और उसे साझा करना शामिल है। दरअसल क्वाड समूह में चीन को लेकर अमेरिका ज़्यादा मुखर दिखाई पड़ता है। वह चीन को एक प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धा मानता है। इसका मुख्य कारण चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभाव और वैश्विक स्तर पर उसकी विस्तारवादी नीतियां हैं। अमेरिका चीन के वैश्विक प्रभाव को रोकने चाहता है और इसीलिए उसने क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधनों को तरजीह दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण है। हम चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन कितनी तेज़ी से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, जिससे प्रभावित जापान भी हो रहा है। जापान ताइवान स्ट्रेट पे, जो कि बिल्कुल उसके निकट है, उसमें खुल के नहीं जा सकता, इतनी जापान डरा हुआ है। तो चीन तो समस्या हर किसी के लिए है ही है। ये समुद्री मार्ग चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। दक्षिण चीन सागर, ये क्षेत्र चीन, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया और ब्रुनेई के बीच स्थित है, जिससे ये भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाया है और क्वाड उसी का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, बहुत ही अच्छे से क्वाड का वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है इसको इस आर्टिकल में, लेख में बताने का प्रयास करा है। कैसे कई मुद्दों पे कोई खुल के नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कैसे खालिस्तानी भारत के लिए समस्या है, मगर अमेरिका ने हमसे मिलने से पहले व्हाइट हाउस में बैठ के, मतलब ये नहीं कि कहीं वीडियो कॉलिंग करी हो या कुछ और, प्रॉपरली व्हाइट हाउस जो कि आधिकारिक आपका ऑफिस है सरकार का, व्हाइट हाउस में मीटिंग करी है। दूसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारा क्वाड में दोस्त बन रहा है, मगर ऑस्ट्रेलिया भी बीच बीच में कुछ ना कुछ खालिस्तानियों को लेकर सपोर्ट कर देता है और खुल के तो बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है खालिस्तानियों का, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि जब तक, जैसे ही हम यूएस जाने वाले थे यूएन के समिट में, उसी समय पन्नू ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट से माननीय प्रधानमंत्री जी और अजीत डोभाल के खिलाफ एक समन जारी करवाया कि मेरे पर हत्या का प्रयास करा गया, उसमें ये दोनों लोग शामिल हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें तो अमेरिका अमेरिका तो भले ही हमारा दोस्त बन रहा है, मगर अमेरिका तो और उल्टे काम कर रहा है। बांग्लादेश में अब हमारे हिसाब से काम तो हो ही नहीं पाएगा। बांग्लादेश में भारत जो अपनी डिप्लोमेसी बनाने का प्रयास कर रही थी, बांग्लादेश में जो भारत अपना एक नया ट्रेड रूट और बेहतर करने का प्रयास कर रही थी, अमेरिका की दखलंदाजी से राजनीति में बांग्लादेश की, अब तो और समस्या आ जाएंगी। लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार ही है बांग्लादेश में अब तक, जितना हमने करा था करोड़ों रुपए का, अडानी पावर से लेके वहाँ के एजुकेशन, वहाँ के मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये कई समस्याएं हैं। जापान भी चाहता था कि क्वाड में खुल के बात हो चाइना को लेके, क्योंकि साउथ चाइना सी से सीधे सीधे जापान प्रभावित होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा यहाँ पे कि साउथ चाइना सी से जापान को सीधे सीधे असर पड़ रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ से दिख रहा है कि हर कोई अपने अपने रास्ते अलग होते हुए जा रहा है। जो मेन बैठक का मकसद होना चाहिए था, वो बैठक का मकसद नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेख की ओर। संयम की सीमा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और चीन के रिश्तों के निरंतर उतार चढ़ाव एक जगजाहिर हकीकत है। भारत ने अपनी ओर से किसी भी समस्या के हल के लिए हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया है, मगर भारत के कदमों पर चीन की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही।
आमतौर पर चीन ने अपनी ताकत और धौंस दिखाई है। हालांकि भारत ने हर स्थिति में संयमित प्रतिक्रिया दी और सिर्फ इस वजह से दक्षिण एशिया का ये समूचा क्षेत्रफल फिलहाल शांत दिखना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास असीमित संयम है। समस्याओं का हल दिखलाने के चीन के आश्वासन के प्रति भारत के लिए पूरी तरह निश्चित होना मुश्किल रहा है। हालांकि संबंधों में सुधार को लेकर भारत ने हमेशा ही उत्सुकता दिखाई है, लेकिन कई बार हकीकत को लंबे समय तक नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता है। देखिए, हम चाइना से कितना इग्नोर करें चाइना को। लंबे समय से संबंधों को संभालने की एक तरफा कोशिश के बाद भारत की ओर से यह एक तरह से हकीकत का बयान है कि इस मामले में पिछले 4-5 वर्षों में चीन का रवैया क्या रहा है। वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिविधियों के जरिए उकसाने का मुद्दे हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर किए गए दावों के जरिए अनुचित दखल का सवाल। चीन ने आए दिन अपनी चालबाजियों के जरिए अपना असली चेहरा दिखाया है। शांति और सहजता कायम रखने का भरोसा देने के कुछ ही दिन बाद उसने ओर से कोई ना कोई गतिविधि हुई है। देखिए, चाइना इस समय हमको बहुत परेशान कर रहा है। 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना कहीं ना कहीं एक्टिवली हमारी कोई ना कोई पॉलिसी पे अपना अटैक करता है। भारत के संयम को अगर चीन इसकी कमजोरी के तौर पर देखता है, तो ये उसकी भूल है। विदेश मंत्री ने भी इस तरह से अपने वक्तव्य में रेखांकित किया है कि भारत और चीन के रिश्ते एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और न केवल इस महाद्वीप को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। साथ ही अगर दुनिया को बहुध्रुवीय होना है, तो एशिया को भी बहुध्रुवीय होना होगा। मौजूदा विश्व में कोई भी देश अपने आर्थिक सामरिक बल के बूते एक ध्रुवीय भू राजनीति का केंद्र बनना चाहता है, तो ये उसकी खामख्याली साबित होगी। साथियों, बहुत ही बढ़िया लेख आज आए हैं बहुत दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। बहुत बढ़िया लेख है, बहुत ही एग्जैक्ट लेख है। इस लेख में हमने जानने का प्रयास करा है कि भारत जितना भी एक तरफा कोशिश कर रहा है कि नहीं, चलो चीन से हमें नहीं भिड़ना है, को हम उससे अननेसरी नहीं भिड़ना चाहते हैं, मगर चीन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करे जाता है, हमें पोक करता है एक तरीके से, जिससे हमें मजबूर होना पड़ेगा कुछ में एक्शन लेने के लिए। स्वयं हमारे विदेश मंत्री जी भी कहते हैं कि भारत बहुत ही संयम के साथ काम ले रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस संयम को भारत की कमज़ोरी समझने लगे। जी, इन्हीं सब समस्याओं का हल निकालने के लिए क्वाड जैसे समूह बनाए जाते हैं, ताकि चारों देश एक साथ मिलके या कई देश एक साथ मिलके एक कॉमन मुद्दे पे सहमति जता सकें। यही तो होता है इन इन ब्लॉक्स का मोटिव। मोटिव ये होता है कि कॉमन ग्राउंड पे लाके एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। मगर क्वाड भी कमज़ोर होता दिख हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है भविष्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। फिलहाल उम्मीद है सब बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हुए ये और आर्टिकल अच्छा लगा मुझे, आप इसका एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए अन्य आर्टिकल्स की ओर। अब देखिए, अमेरिका अमेरिका क्या चाह रहा है। अमेरिका में बीपीएस हिंदू मंदिर की दीवारों पर लिखा है हिंदू वापस जाओ। ये अमेरिका में हो रहा है। इसीलिए ये बार बार पॉइंट आउट निकल के आ रहा है कि क्वाड मीटिंग का फ़ायदा क्या हुआ। जिस देश में हम दोस्ती की बात करते हैं, उस देश में हमारे ही खिलाफ ऐसी गतिविधियां पनप रही हैं। फिलहाल आज कहते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा चेस जो हमने जीता है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को 45वें ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों को सम्मानित किया। आज ही तक हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए,
हम वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा और करंट अफेयर्स को और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।